यस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम एमबीए फर्स्ट सेम के क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो टीएवी के पेपर के सॉल्यूशन है वो कर रहे हैं। और अभी हमने इसमें कुछ 3-4 वीडियोस डाल चुके हैं जिसमें हमने अलग अलग जो पार्ट थे सेक्शन बी के, जो स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। अब आज से हम इसमें चालू करेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, है ना, वो हम चीज आज से चालू करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था एक 2023 में, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का, ठीक है, सेक्शन ए में, और ये 16 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो इसमें हमें क्या करना रहेगा कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की हेल्प से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। तो 16 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया तरीके से इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे एग्जाम में भी उनकी हेल्प हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पुराने वीडियो के लिए हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, पुराने वीडियो के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बनाई है। आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं एमपीए एग्जाम 2023 क्यूटी सॉल्व पेपर्स के नाम से, या हमारे पेज पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये 2023 वाली एग्जाम में आया था कि यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का यूज करके हमें क्या करना है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन वेरिएबल दिए हैं, एक्स वाई, है ना, और जेड, और आपको यहाँ पे तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को मुझे यूज करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैट्रिक्स को मेरे को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म हम कैसे लिखेंगे इसको, कुछ इस टाइप से लिखेंगे, a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि a का मतलब क्या रहेगा। तो देखिए वो सिंपल सा कंसेप्ट है। a का मतलब क्या रहेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगा जो हमें इक्वेशन दी है। जैसे देखिए यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन में आप देखिए x का जो कोएफिशिएंट है 1 आ रहा है, y का कोएफिशिएंट -1 आ रहा है। अब z आपको यहाँ पे नहीं देके रखा है, तो z आपको नहीं देके रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि z का जो कोएफिशिएंट है वो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिखूं तो पहली इक्वेशन के हिसाब से x का कोएफिशिएंट 1 आएगा, y का कोएफिशिएंट -1, और z का कोएफिशिएंट कितना आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, फर्स्ट में नहीं है। फिर सेकंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखें अपन, तो x y z के जो कोएफिशिएंट है वो कितने आ रहे हैं, 2 3 और 4। तो उसको हम लोग लिखेंगे सेकंड रो में। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 2 3 और 4। ऐसे थर्ड वाले में देखें तो x के साथ कुछ भी नहीं, मतलब x है ही नहीं, तो उसका जो कोएफिशिएंट है कितना आ जाएगा, 0। y का कोएफिशिएंट y के साथ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 आएगा, और तीसरा z के साथ कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब इसका अगर ऑर्डर हम देखें तो ये 3 बाय 3 के ऑर्डर का है। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई में लिखा है एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल। अब यहाँ पे अननोन वेरिएबल देखे तो कितने हैं, एक्स वाई और जेड, तीन अननोन वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको कॉलम के फॉर्म में, एक्स वाई जेड, है ना। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल कॉलम है ना, और तीन मतलब रो कितनी भी हो सकती है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 1। इसमें 3 रो आ रही है इस मैट्रिक्स में, 1 2 3, और एक कॉलम वाला है। रो को अपन कैसे देखते हैं, ध्यान से देखना, रो को हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल तरीके से। ठीक है, और कॉलम को देखते हैं वर्टिकल। अब इक्वल्स टू में जो बी लिखा है तो बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। तो इक्वल्स टू में लिखा 3 17 और 7, तो ये हो जाएगा 3 17 और 7। इसका ऑर्डर पे कितना है, 3 क्रॉस 1 का है। ठीक, ये हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया। अब अगर मेरे को मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड का यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की हेल्प से। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस a को अदर साइड ले जाएंगे, तो ये a अगर अदर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस a को अगर मैं उठा के राइट साइड पे ले गया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू a इनवर्स मल्टीप्लाई में b। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे करना क्या रहेगा। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ मैं इसको। तो हमें करना क्या रहेगा यहाँ पे, कि मुझे ए इनवर्स निकालना रहेगा पहले। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ध्यान देना, ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो ही मैं क्या कर पाऊंगा, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड का यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा।
ठीक, अब हम देखते हैं कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है इसको मैं लिख रहा हूँ वापस से, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ। तो नाउ हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो क्या देकर रखा है, ए इक्वल्स टू, ये आपको 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये दिया है 1 -1 0, फिर ये आएगा 2 3 और 4, और फिर आएगा 0 1 और 2। ठीक है, तो ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए के फॉर्म में। इस टाइप से डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको, नोटेशन लिखने का तरीका है। और यहाँ पे आप लिख देंगे मैट्रिक्स को 1 -1 0, then 2 3 4 and then 0 1 and 2। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जब डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड करते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे हम साइन कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट उसका साइन प्लस आएगा, सेकंड वाले का माइनस आएगा और थर्ड वाले का प्लस साइन आएगा। ठीक है, तो ये हम साइन कैसे देते हैं, सिंपल सा लॉजिक है कि जो इवन पोजीशन है वो प्लस साइन पे आती है, ऑड पोजीशन माइनस साइन। तो इवन मतलब पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, तो इवन कहलाएगा। पहली रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ऑड कहलाएगा, है ना। पहली रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट इवन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि रो 1 और कॉलम थर्ड इसका जो सम होगा 1 और 3 का वो 4 होगा, इवन नंबर। रो 1 और कॉलम 2 इसका जो सम होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑड हो जाएगा। ठीक है, रो 1 है और कॉलम 2 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी, 1 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, दैट इज ऑड। ठीक है, तो वो बात की बात है, हम डिस्कस करेंगे जब क्या रहेगी चीज वहां पे। अब देखिए, अब हम डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू। अब देखिए, मैंने पहला एलिमेंट 1 लिख दिया। अब 1 के मल्टीप्लाई में मुझे यहाँ पे लिखना है 2 by 2 का डिटर्मिनेंट। तो बस आपको करना क्या रहेगा, ये 1 जिस रो में आएगा उस रो को आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। ठीक है, और पर्टिकुलर कॉलम को भी क्या करना रहेगा, आपको कैंसिल करना रहेगा। तो आपके पास क्या एलिमेंट बचा है यहाँ पे, 3 4 1 2। इसको आपको 2 by 2 के डिटर्मिनेंट में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा -1 है, बट उसके पहले ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पे आप माइनस साइन लगा दीजिए जो माइनस साइन दिया हुआ है। फिर वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, तो ब्रैकेट में लिखना है -1। ठीक है, क्या होता है प्लस माइनस साइन में गलती हो जाती है, अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड रहता है तो गलती हो जाती है प्लस माइनस के साइन में, तो आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके मल्टीप्लाई में फिर से 2 by 2 का मैट्रिक्स आएगा, तो फिर से वही लॉजिक लगाना है आपको कि ये जो -1 है ये कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है। और कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है। इसको हाइड कर दो तो क्या बचेगा अपने पास, 2 4 0 और 2। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट एलिमेंट तो मेरा 0 ही आ रहा है ना। अगर पहली रो में मैं नेक्स्ट एलिमेंट देखूं तो वो 0 आ रहा है, तो प्लस यहाँ पे अपन 0। अब आपको पता है 0 का इंटू मैं किसी में भी करूंगा तो 0 आएगा, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ध्यान से देखिए। 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है, तो 3 का इंटू 2 में करा तो 3 2 6, माइनस, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर 1 का इंटू 4 में करेंगे तो 1 इंटू 4 क्या होगा, ठीक, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये माइनस और माइनस जो दिया है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे ये 2 by 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो 2 2 सा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और माइनस 0 का इंटू 4 में किया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब हम सभी को पता है कि माइनस कैसे हम करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है 6 - 4 2 हो जाएगा, तो 1 के मल्टीप्लाई में 2 बचेगा, प्लस 4 - 0 4 रहेगा, तो 1 के मल्टीप्लाई में 4 रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचेगा, वो बचेगा 2 + 4, दैट इज, ये हो जाएगा 2 + 4 दैट इज 6। ठीक है, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कोई नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि जो ए इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, तो पहले ये चेक करना कि डिटर्मिनेंट अपना 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा
तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और आप यहाँ पे आप निकालोगे कोफैक्टर, ठीक है। अब देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कोफैक्टर निकालने के लिए ये मैट्रिक्स ए को मैं फिर से लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूँ ए मैट्रिक्स को। तो हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, 1 -1 0, फिर सेकेंड रो में लिखा है 2 3 4, 2 3 4, और फिर लिखा है 0 1 2। तो आप भी मेरे साथ इसको सॉल्व करते जाइए प्रॉब्लम्स को, तो आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। और स्टेप भी आपको समझ में इजीली आएगी। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालना है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि लेट कोफैक्टर्स क्या है। देखिए कोफैक्टर निकालना है तो टोटल हमारे पास नो एलिमेंट मैट्रिक्स में, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, तो टोटल यहाँ पे नो कोफैक्टर निकलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, कोफैक्टर को कैसे मान लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ये हो गया रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2, ये हो गया रो नंबर 3। फिर वैसे ही ये कॉलम नंबर 1 हो गया, ये हो गया कॉलम नंबर 2, और ये हो गया कॉलम नंबर 3, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि जो कोफैक्टर है वो मान लिया मैंने C11। C11 मतलब पहली रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, मतलब ये 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, C11। तो ये जो -1 लिखा है इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C12। ऐसे ही अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो सबसे एंड में C33, सबसे लास्ट एलिमेंट है ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इसका कोफैक्टर किसका कोफैक्टर रहेगा, ये 2 का कोफैक्टर रहेगा। कहने का मतलब है 2 का जो कोफैक्टर है वो कितना हो जाएगा, C33 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, बी कोफैक्टर ऑफ 1 -1 और अप टू अगर अपन चले 2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब हमें कोफैक्टर निकालना, तो आपको पोजीशन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस का साइन लगाना रहते हैं। वो कैसे करते हैं हम देखिए, मैं सिंपल सा बताता हूँ। जैसे मुझे सपोज कीजिए C11, C12 और C13, ये स्टार्ट के 3 कोफैक्टर निकालना है। तो ये तीनों कोफैक्टर किस करेंगे, फर्स्ट रो के। पहले हम रो लिखते हैं, जो पहला नंबर ये रो को बताता है, ठीक है। ये पहला नंबर रो को बताता है और दूसरा नंबर आपको कॉलम बताता है, ठीक। तो जैसे 1 लिखा है तो C11 C12 C13, ये फर्स्ट रो बता रहा है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट उसका कोफैक्टर क्या होगा, C11 होगा। अब देखिए इवन ऑड पोजीशन का कंसेप्ट क्या है, जैसे यहाँ पे C11 लिखा है तो 11 मतलब इवन नंबर होगा, दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लगाना, पहले प्लस का सिंबल लगाना, और फिर 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट लिखना। और करना क्या रहेगा आपको, ये जो पहली रो है इसको हाइड कर दो और पहले कॉलम को हाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 4 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ सॉल्व करना। फिर C12 है, तो अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा 1 और 2 का, तो ये हो जाएगा 3। 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर तो आप क्या लगाना है, यहाँ पे माइनस लगाना। और फिर 2 बाय 2 के डिटरमिनेंट में आपको वैल्यू लिखना है। अब देखिए पहली रो का एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो पहली रो तो हाइड है ऑलरेडी। अब सेकंड कॉलम कौन सा आएगा यहाँ पे, ये वाला आएगा सेकंड कॉलम। तो -1 का कोफैक्टर C12 है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहली रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर लिया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं C12 लिखा है, मतलब पहली रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, ठीक है। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो लिख दो 2 बाय 2 के डिटरमिनेंट में, तो 2 3 0 और 2, जो यहाँ एलिमेंट बचे 2 3 0 और 2। ऐसे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, C13। अब इसकी पोजीशन आप खुद बता सकते हो, तो मुझे बताइए कमेंट करके क्या पोजीशन हो सकती है इसकी। तो इसकी पोजीशन क्या आएगी, 1 + 3 4 है। कैसा नंबर होता है 4, सभी को पता है, इवन नंबर। तो यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्लस साइन लगा दिया, तो वापस से वही लॉजिक है कि भैया C13 है तो कौन सी रो और कॉलम को हाइड करना है, तो 1 3 बोला मतलब पहली रो, और कौन सा कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड कॉलम हाइड कर दो, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 3 0 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, भी जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पे अभी। पहले हम इसको पूरा बना लेते हैं कोफैक्टर, फिर सॉल्व करेंगे। आप एग्जाम इस तरीके से करना, थोड़ा स्पीड में कर पाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लगेगा, राइट। जब आप खुद इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, C21, अब सेकंड रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो का एलिमेंट तीनों खत्म हो गए, C21 मतलब रो 2 कॉलम 1। फिर क्या आएगा यहाँ पे, रो 2 कॉलम 2, फिर क्या आएगा, रो 2 कॉलम 3। ठीक है, फिर ऐसे आएगा यहाँ पे C31। फिर थोड़ा जगह कम हो गई, फिर यहाँ लिखेंगे हम C32, और लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे C33। तो फटाफट हम लोग साइन लगा सकते हैं। अब C21 का साइन आएगा नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे C22 है तो पॉजिटिव साइन आएगा, है ना। पहला भी स्टेप से करना, C23 है तो नेगेटिव साइन आएगा। फिर C31 है तो पॉजिटिव साइन आएगा, इवन पोजीशन। C32 है तो ऑड नंबर है, ठीक है।
3 2 है मतलब ऑड नंबर है तो माइनस, और 3 3 है तो इवन है तो प्लस। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पहले अरेंज कर लेना। अब देखिए 2 1 2 2 2 3, तो मुझे आप लोग बता सकते हो कौन सी रो को अपन हाइड करेंगे। 2 1 2 2 2 3 मतलब सेकंड रो की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 2 1 लिखा है, तो सेकंड रो और पहला जो कॉलम है उसको आप हाइड करो। तो सेकंड रो को तो हाइड कर दो, पहले कॉलम को हाइड कर दो। तो जो एलिमेंट बचे वो यहाँ लिख दो, -1 0 1 और 2। ठीक है, वैसे आप क्या करेंगे, C 2 2 लिखा है तो सेकंड रो को हाइड कर दो, ऑलरेडी छुपी हुई है। और 2 2 लिखा है मतलब सेकंड कॉलम को भी हाइड कर दो, तो क्या एलिमेंट बचेगा, 1 0 0 2। ठीक है, सिमिलरली सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो हाइड है, थर्ड कॉलम को हाइड कर दो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 -1 0 और 1। ठीक, तो ये हो गया हमारे सेकंड रो के कोफैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट निकालना है थर्ड रो के कोफैक्टर, 3 1 3 2 3 3 के लिए। तो आप क्या करोगे, थर्ड रो को हाइड कर दो, और C 3 1 लिखा तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ध्यान रखना पहला नंबर रो बताता है और सेकंड नंबर हमें कॉलम बताता है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो एलिमेंट क्या बचे, -1 0 3 और 4। वैसे ही अगर मैं देखूं नेक्स्ट यहाँ पे C 3 2 बोला, तो क्या करेंगे, थर्ड रो और कौन सा कॉलम को हाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे। तो एलिमेंट का सेट क्या बचेगा, 1 0 2 और 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, C 3 3 निकालना है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम इसको हाइड कर दो, तो क्या आएगा, ये 1 -1 2 और 3। ठीक है, ये आ जाएगा इस टाइप से। तो अब मेरे को लगता है ये चीज क्लियर हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब सिंपल है सॉल्व करना। तो देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये 3 का इंटू 4 2 में किया तो 3 2 6, बीच में आता है माइनस साइन, फिर 1 का इंटू 4 में किया तो ये हो जाएगा, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2। ठीक, फिर अब यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो ऑड पोजीशन में माइनस साइन आएगा तो आप माइनस साइन लिखना, फिर ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में सॉल्व करना। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, फिर -0 × 3 कितना हो जाएगा, 0। अब 4 -0 4 होता है हमें पता है, बट आगे माइनस साइन है तो कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट 2 × 1 कितना होगा, 2, -0 × 3 कितना हो जाएगा, ये 0, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, वैसे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें वैल्यू, तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे हम देखते हैं वापस माइनस साइन आ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, अगर माइनस साइन आएगा तो ध्यान के रखना है, माइनस साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, अब -1 का इंटू 2 में किया तो ये हो जाएगा -2, बीच में माइनस आएगा, और 1 का इंटू 0 में किया तो 0। अब हमें पता है -2 -0 -2 ही होगा, और आगे माइनस साइन लगा हुआ है प्लस का 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, 1 × 2, ये 2 हो गया, -0 × 0 0, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब आगे माइनस साइन है तो माइनस लगाया, तो ब्रैकेट में लिखा 1 × 1 1, देन बीच में माइनस, और 0 × -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो 1 -0 1 होता है, अब आगे माइनस साइन है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 × 4 किया तो ये हो जाएगा -4, फिर बीच में माइनस, और 3 × 0 ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा -4। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा, -1 लिखा हुआ है, तो सॉरी माइनस लगा हुआ है बाहर, तो आप माइनस लिखना और ब्रैकेट के अंदर बाकी सॉल्यूशन लिखना। तो 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4, फिर -2 × 0 0, तो 4 -0 4 रहेगा। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे माइनस का 4 लिखेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले वैल्यू पे। तो देखिए नेक्स्ट वैल्यू पे हम आ गए, तो क्या होगा यहाँ पे, 1 × 3 करा तो 1 × 3 3 होगा, फिर बीच में माइनस आ रहा है, अब 2 × -1 करेगा, ध्यान से करना, गलती मत करना, 2 × -1 ये -2 होगा, बीच के माइनस से छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। ठीक है, उसको माइनस ही रहने दो, अगर मैथ्स वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट प्लस लिख देना, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आप यहाँ पे क्या करना, माइनस अलग से लिखना। ठीक है, बीच में माइनस आएगा ही आएगा, और अगर इनका मल्टीप्लाई माइनस आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। तो ये आ गए हमारे सारे कोफैक्टर। तो आशा करता हूँ इसमें अभी तक कोई डाउट नहीं आया होगा, अगर डाउट आया होगा तो आप इसको वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे आगे, इनको अरेंज करेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में। ठीक है, तो मैं आगे लिख रहा हूँ नाउ, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, जिसको हम बोलेंगे सी मैट्रिक्स। ठीक है, अब अरेंज कैसे करना है, तो देखो
C11 C12 C13 जो मैंने आपको बताया था, C11 C12 C13 ये पहली रो के कोफैक्टर्स है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। रो को हम लिखते हैं, हमेशा याद रखना, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। आपके घर में ट्यूबलाइट लगी है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज रो। ठीक। तो जब भी रो को याद करना है तो आप सीधे ट्यूबलाइट को देख सकते हैं। राइट, मजाक कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रो को लिखते हैं अपन हॉरिजॉन्टल वे में और कॉलम रहता है वर्टिकल वे में। तो घर में जो गेट लगा हुआ है, राइट, दैट इज वर्टिकल हो जाएगा, और घर में ट्यूबलाइट लगी दैट इज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो को फैक्टर C11 C12 C13 है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 - 4 और 2 आ रही है। इसको पहली रो में लिख दो आप। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 2 - 4 और 2, ये हो गया पहली रो में। अब नेक्स्ट मेरे को लगता है आप लोग बता सकते हो, C21 C22 C23। तो क्या लिखेंगे हम सेकंड रो में, देखिए पहला 2, दूसरा 2 और तीसरा -1 आ रहा है। 2 1 2 2 2 3, 2 2 और -1। ठीक है। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, 2 2 और कितना आ रहा है ये अपना, -1 आ रहा है। ठीक है, 2 2 -1। ठीक है, अब मैं देखूँ 3 1 3 2 3 3, तो कितना आएगा, -4 और 5। ठीक है। तो थर्ड रो में लिखना -4 -4 और 5, ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ठीक है। इसको फाइंड करने के बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो वो क्या रहता है, बेसिकली वो होता है ट्रांसपोज। ठीक है, किसका ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है। तो हम लोग किस निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब मुझे क्या करना है, ये जो ऊपर कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि ये से पहली रो है, तो इसके एलिमेंट हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 में लिख देंगे। तो रो 1 में क्या एलिमेंट है, 2 - 4 2 है। ये रो 1 में एलिमेंट है, इसको आप कॉलम 1 में लिख दो। तो क्या हो जाएगा ये, 2 -4 और, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। रो 1 के एलिमेंट को हमने कॉलम 1 में लिख दिया। वैसे आप लोग क्या करोगे, ये जो रो नंबर 2 है उसके एलिमेंट कॉलम नंबर 2 में लिख दो। तो जो ये 2 2 -1 रो में आ रहा है, इसको आप कॉलम में लिख दो। तो 2 2 -1। सिमिलरली थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड कॉलम में लिख दो। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब ये एडजॉइंट आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनवर्स निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर नाम देता हूँ 2 था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम देता हूँ। ठीक है। अब मुझे इनवर्स निकालना है, तो मैं यही इनवर्स फाइंड कर देता हूँ। नाउ जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ मुझे इक्वेशन नंबर 3 से मिल रहा है, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, कहाँ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वेशन नंबर 2 से मिल रहा है, जो कि 6 आ रहा है। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है। तो हमारा ए इनवर्स की जो वैल्यू है, एडजॉइंट तो लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 2 -4, ये लिख देता हूँ मैं। फिर -4 2 -4, फिर 2 -1 5, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी, हम इक्वेशन नंबर 2 देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, यहाँ पे 6 आया था। अब देखिए 6 अपने को इसे अपॉन में लिखना रहेगा पूरे के। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 1/6 भी होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिखना है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट लिखते क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। और लेंथी हो जाएगा समझने के लिए, आप क्या करो, सिंपल से ट्रिक, यहाँ पे आप आगे लिख दिए 1/6, इसका मतलब वही रहेगा कि डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये आ गया मेरा ए इनवर्स। अब ये ए इनवर्स आ गया, अभी हमको इसका और यूज करना है, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। ठीक है। ये ए इनवर्स तो आ गया, बट हमें क्या करना है, इसका यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर नाम देते हैं इसको हम लोग 4, है ना। तो जो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड थी, अगर हम ध्यान से देखें, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड हमने क्या लिखी थी, एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमने निकाल लिया। बी का मतलब क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, देखिए ये मैट्रिक्स बी हो जाएगा। और एक्स का मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, अननोन वेरिएबल का। ठीक, तो हम ये इनका यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आगे। अब मैं इक्वेशन 1 और 4 का यूज करूंगा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ्रॉम 1 एंड 4। और हमारा जो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड का फॉर्मूला है, मैट्रिक्स इन्वर्जन या इनवर्स मेथड बोलते हैं इसको। ये इसका एक और नाम होता है मैट्रिक्स मेथड, ध्यान रखना, कभी एग्जाम में मैट्रिक्स मेथड आएगा तो भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे हम देखें कि क्या था हमारा फॉर्मूला, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो देखो x का मतलब क्या है, अननोन वेरिएबल।
कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल है ना, स्टार्टिंग में लिखा हुआ। ठीक है, ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया फोर्थ इक्वेशन से 1/6। ये पूरा मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ 1/6, और ये था 2 2 -4, फिर क्या था -4 2 -4 -4 2 -4, और फिर था 2 -1 और 5। ओके, ये देके रखा था आपको। ठीक, अब मल्टीप्लाई में क्या रहा है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स आ रहा है। तो बी मैट्रिक्स क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो बी मैट्रिक्स आपको स्टार्टिंग में दिया था, ये देखिए 3 17 और 7, ये आपको बी मैट्रिक्स दिया है 3 17 और 7, 3 17 और 7। ठीक है, अब हमें क्या करना रहेगा यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना रहेगा, ये जो ए इनवर्स और बी मैट्रिक्स है ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना रहेगा, यहाँ पे देखिए ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/1 का मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स की जो रो है, दोनों इक्वल आना चाहिए, है ना। ये तो इक्वल ही आ रहा दिख ही रहा है, बट आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, वो तो जो मल्टीप्लीकेशन अपन अलग से सीखेंगे तब बताऊंगा आपको किस तरीके से चीजें करते हैं। तो आपको करना क्या, वो सिंपल सा लॉजिक है। आप क्या करना, ये बेसिकली हमारा क्या है, कॉलम नंबर एक ही कॉलम है यहाँ पे, तो ये कॉलम 1 को उठा के आप ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स के ऊपर रख देना। 3 17 और 7, जब एग्जाम पेपर में जब आप लिखेंगे सॉल्यूशन तो ध्यान रखना कि इसको पेंसिल से लिखना, है ना। अब हम देखते हैं कि क्या चीजें हमें करनी है। तो हमारा जो मैट्रिक्स है यहाँ लिख देते हैं अपन XYZ, और ये हो जाएगा 1/6। अब देखिए मल्टीप्लाई करके मैं जोड़ के लिख रहा हूँ, पहले एक एक स्टेप बता रहा हूँ। तो 3 का इंटू अपन क्या करेंगे, ये जो रो नंबर 1 है, ठीक है, ये रो नंबर 1 है, इसमें मल्टीप्लाई करो कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट का, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। 3 × 2 होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये 3 × 2, फिर प्लस 17 × 2, फिर प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये -4। क्लियर है। तो हमने क्या करा, कॉलम 1 के एलिमेंट का इंटू रो 1 में कर दिया, जोड़ के लिख दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, कॉलम 1 के जो एलिमेंट ऊपर लिखे उनका इंटू किस में करना है, रो नंबर 2 के एलिमेंट में करना है। तो अब 3 का इंटू किस में होगा, -4 में, तो क्या लिखा आपने 3 × -4, ठीक है, फिर प्लस। अब 17 का इंटू किस में होगा, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में, 17 × 2 हो जाएगा। और ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा, 7 का इंटू होगा -4, तो 7 का इंटू करा हमने -4। ठीक, अब ये कॉलम 1 का इंटू कौन सी रो में करेंगे, रो नंबर थर्ड के एलिमेंट। तो जब रो थर्ड के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो रो थर्ड में लिखना रहेगा आपको, है ना। तो 3 का इंटू किस में होगा, यहाँ पे 2 में, फिर प्लस अगला 17 का इंटू किस में होगा, यहाँ पे -1 में, और फिर 7 का इंटू किस में होगा, +5 में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख दो। तो हम यहीं पे करते हैं सॉल्व इसको। तो एक्स मैट्रिक्स क्या दिया अपने को यहाँ पे, XYZ, और ये आएगा 1/6। अब हम इसको जोड़ देते हैं, तो देखो 3 2 कितना हो जाएगा, 6, प्लस 17 2 हम देखें तो हो जाएगा 34। अब 7 का इंटू -4 में कर रहे हैं, तो 7 4 28 होता है, बट आगे माइनस साइन है में, तो कितना हो जाएगा, ये -28। ठीक है, फिर वैसे हम नेक्स्ट देखें, 3 × -4 किया, तो ये हो जाएगा -12, फिर प्लस 17 2 34। फिर यहाँ देखें 7 का इंटू -4 में किया, तो वापस से वो हो जाएगा -28। ऐसे नेक्स्ट आप देखेंगे 3 का इंटू किया 6 में, फिर 17 इंटू माइनस किया तो -1 किया तो -17, और 7 5 से कितना होगा यहाँ पे 35। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, और जोड़ के अगर हम देखें इसको तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/6। अब इसको जब मैंने ऐड किया तो देखिए 6 और 34, आप भी इसको कैलकुलेटर पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। 6 और 34 40 हो जाएगा, 40 में से 28 गया तो ये बचेगा यहाँ पे 12। ठीक है, फिर देखिए ये -12 है और प्लस का 34 है, और ये माइनस का 20। आप क्या करोगे, माइनस वैल्यू जोड़ लो, -12 और -28, ये माइनस का 40 हो गया, और -40 + 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -6 है। फिर यहाँ पे देखिए हम लास्ट वाले में, तो 6 और 35 प्लस से इन दोनों को जोड़ दो। तो 6 और 35 41, और 41 में से 17 माइनस कर, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 24 आ जाएगा। अब हम बोलोगे सर ये 1/6 आ रहा है, इसका क्या करें। तो भैया 1/6 है ना, तो हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, हर वैल्यू से 6 को डिवाइड, है ना, वही बात है। लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे कि क्या होगा यहाँ पे। 12 का 1/6 में होगा, मतलब 12 का 6 हो जाएगा, 2
तो -6 का इंटू 1/6 लगा हो जाएगा -1, फिर 24 का इंटू 1/6 लगा ये जाएगा। बेसिकली मेरे पास क्या बचा है, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, जब मैंने डिवाइड कर लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 - 1 ऑफ, ठीक है, 1/6 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, या ऐसा बोल सकते हैं 12 को डिवाइड करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर कर लो। तो आप कंपेयर करोगे तो एक्स किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर। कंपेयर कर लिया तो एक्स आ गया 2 के बराबर, वाई आ गया -1 के बराबर, और जेड आ गया 4 के बराबर। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ये हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व हो गई मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना रहेगा। तो अगर आपको डाउट आए तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का यूज किया है। देखिए ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम 2023 में, तो ये आया था 16 मार्क्स का क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसको अपन 2 या 3 बार सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरिटी और आएगी, है ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस आए थे वो कंप्लीट करेंगे। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूले। कमेंट आप लोग करते नहीं है, सब्सक्राइब करते नहीं है, पता नहीं क्या चलते रहता है। तो जैसा आपको लगे आप कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। वो वीडियो मैं कोशिश करूंगा, जैसा मुझे टाइम मिलेगा उसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मतलब जो पेपर का सॉल्यूशन है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का वो करेंगे। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि हमारी जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है डिफरेंशिएशन की, उसको जाके स्टार्टिंग के वीडियोस देखना चालू करो, जिससे आपको फॉर्मूला कैसे लगा डिफरेंशिएशन के वो समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेपर वाले। तो भी मैं कंसेप्ट तो बताऊंगा यहाँ पे कि क्या होता है चीजें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, टाटा।